स्वागत। आज हम साहित्य के एक ऐसे उपन्यास पर बात करने वाले हैं जिसने 20वीं सदी के लेखन पर बहुत गहरा असर डाला। जेम्स जॉयस का ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। हाँ, बिल्कुल। एक बेहद महत्वपूर्ण काम। हमारे पास इस पर काफी विश्लेषण और कुछ नोट्स हैं जिनकी मदद से हम इसे थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा रहेगा। तो हमारा मकसद क्या है? हम नायक स्टीफन डेडलिस की यात्रा को देखना चाहते हैं, कैसे वो एक कलाकार बनता है, और ये भी कि ये उपन्यास मतलब आधुनिकतावादी साहित्य के लिए इतना जरूरी क्यों माना जाता है। हाँ, और आज भी ये क्यों प्रासंगिक है, इस पर भी बात हो सकती है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। अच्छा, सबसे पहले तो यही सवाल आता है कि इसे अक्सर 20वीं सदी की मास्टरपीस कहते हैं। ऐसा क्यों? क्या बात है इसमें? ये सवाल बिल्कुल सही है। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये मॉडर्निज्म मतलब आधुनिकतावाद का एक तरह से फाउंडेशनल टेक्स्ट है, एक स्तंभ है। इसकी सबसे बड़ी, सबसे जानी मानी बात है जेम्स जॉयस का स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल, चेतना प्रवाह तकनीक। हाँ, ये मैंने सुना है। उस वक्त के लिए ये बिल्कुल नया था, क्रांतिकारी था। कहानी कहने का जो पारंपरिक तरीका था, उससे एकदम हटकर जॉयस हमें सीधे पात्र के दिमाग के अंदर ले जाते हैं। उसके विचार, एहसास, यादें सब जैसे बह रही हैं, बिना किसी क्रम के, उलझी हुई। मतलब पाठक सिर्फ पढ़ नहीं रहा, वो स्टीफन के मन की दुनिया को जी रहा है एक तरह से। बिल्कुल, आप महसूस करते हैं वो सब। और दूसरी बात जो इसे खास बनाती है वो ये कि ये काफी हद तक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है। अर्ध आत्मकथात्मक। हाँ, जॉयस के अपने जीवन से जुड़ा हुआ। हाँ। माना जाता है कि जॉयस ने अपने ही अनुभव, अपने संघर्ष, अपनी दुविधाएं, खासकर आयरलैंड, धर्म, कला को लेकर जो उनके मन में चलता था, वो सब स्टीफन के किरदार में डाल दिया है। ओह। इससे कहानी में एक सच्चाई, एक ईमानदारी आ जाती है जो सीधे दिल को छूती है। ये सिर्फ एक कैरेक्टर की कहानी नहीं लगती फिर। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब हम जॉयस को भी समझ रहे हैं स्टीफन के जरिए। जी। तो फिर स्टीफन डेडलस की ये कहानी है क्या? क्या है उसके जीवन के मुख्य पड़ाव? कहानी शायद बचपन से शुरू होती है, बिल्कुल शुरू से, कुछ सेंसरी अनुभवों से। हाँ, बिल्कुल। बचपन की वो कच्ची यादें, संवेदनाएं, जैसे गीले बिस्तर की ठंडक, माँ का गाना, जॉयस ने कमाल की बारीकी से पकड़ा इन्हें। ये सिर्फ शुरुआत नहीं है, ये चेतना कैसे बनती है उसका चित्रण है। और उसका परिवार, स्कूल। वो एक कैथोलिक परिवार में है। फिर उसे एक बोर्डिंग स्कूल भेजा जाता है, क्लोनगोव्स वुड कॉलेज। बहुत सख्त माहौल, अनुशासन। हाँ। यहीं से वो बीज पड़ने लगते हैं, पहचान को लेकर, आस्था को लेकर, समाज से अपने रिश्ते को लेकर सवाल उठने शुरू होते हैं। अच्छा। और फिर जब वो थोड़ा बड़ा होता है, टीनेज में, हाँ, युवावस्था, वो दौर ज्यादा मुश्किल है। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होती जाती है। पिता साइमन डेडलिस थोड़े गैर जिम्मेदार किस्म के हैं। फिर आयरलैंड की राजनीति का माहौल, पार्नेल का मुद्दा, चर्च की सख्त नैतिक शिक्षाएं, ये सब उसके मन पे असर डालते हैं। तो एक तरह का मोहभंग शुरू होता है। बिल्कुल। परिवार से, देश की राजनीति से, धर्म से उसे लगने लगता है कि ये सब उसे बांध रहे हैं, उसकी सोच को, उसकी आत्मा को। और किशोरावस्था, वो दौर तो शायद और भी उथल पुथल वाला होता है। वो पाप और अपराध बोध वाली बातें हैं। हाँ, वो हिस्सा काफी इंटेंस है। वो तीव्र यौन भावनाओं को महसूस करता है, लेकिन उसकी कैथोलिक परवरिश उसे गहरे पाप और अपराध बोध से भर देती है। ओह। और इस अपराध बोध से उबरने के लिए, या कहिए उससे भागने के लिए, वो एकदम दूसरी एक्सट्रीम पर चला जाता है। मतलब वो बहुत ज्यादा धार्मिक हो जाता है। घंटों प्रार्थना करना, तपस्या करना, यहाँ तक कि वो पादरी बनने के बारे में भी सोचने लगता है। पादरी? सच में? हाँ, बहुत गंभीरता से। ये जैसे खुद को पवित्र करने की एक बेताब कोशिश है उस अपराध बोध से। तो ये भी एक तरह का दबाव ही हुआ, अंदर से नहीं आ रहा। ठीक कह रहे हैं। ये अंदरूनी शांति नहीं थी। इसीलिए वो धीरे धीरे ये भी महसूस करता है कि ये अत्यधिक धार्मिकता भी उतनी ही बंधनकारी है। ये भी उसे आजादी नहीं दे रही। तो फिर उसे रास्ता कहाँ दिखता है? उसे समझ कब आता है कि उसे क्या करना है? उसे ये एहसास होता है कि ना चर्च के नियम, ना आयरिश राष्ट्रवाद, ना परिवार की उम्मीदें, कोई भी उसे वो अभिव्यक्ति की आजादी नहीं दे सकता जो वो चाहता है। उसे अपना रास्ता खुद बनाना होगा, अपनी पहचान खुद गढ़नी होगी। किसी बनी बनाई पहचान को अपनाना नहीं है। यही असली मोड़ है। और तब वो क्या तय करता है? यही उपन्यास का टाइटल सार्थक होता है।
वो फैसला करता है कि वो एक कलाकार बनेगा। कलाकार? हाँ, कला, वही उसका धर्म होगा, उसका देश, उसकी पहचान। वो भाषा के जरिए, कला के जरिए अपनी आत्मा की सच्चाई को कहेगा। वो कहता है ना कि वो उन जालों से, समाज, धर्म, राष्ट्रवाद के जालों से उड़कर निकल जाएगा। ये तो बहुत बड़ा फैसला है। बिल्कुल, ये सिर्फ करियर चुनना नहीं है, ये अपने अस्तित्व को अपनी शर्तों पर जीने का ऐलान है। वो आइलैंड छोड़ने का फैसला करता है। अच्छा, ये तो हुई स्टीफन की कहानी, पर जैसा आपने कहा वो अकेला नहीं है। दूसरे कौन से पात्र हैं जो उसकी इस यात्रा में अहम हैं? पिता का जिक्र तो हुआ। हाँ, साइमन डेडलिस, वो एक दिलचस्प कैरेक्टर है। उनमें एक चार्म है, वो मजाकिया हैं, लेकिन आर्थिक रूप से गैर जिम्मेदार हैं। वो गुजरे वक्त की बातों में, आयरिश राष्ट्रवाद की खोखली बातों में जीते हैं। स्टीफन के लिए वो उस पारंपरिक पहचान का प्रतीक है जिससे वो बचना चाहता है। तो पिता का किरदार उसे एक तरह से दूर धकेलता इन चीजों से। हाँ, कह सकते हैं। शायद पिता की नाकामयाबी देखकर ही वो पारंपरिक रास्तों से और दूर हटता है। फिर एम्मा क्लेरी है। एम्मा, हाँ। स्टीफन की युवावस्था की एक तरह की कह सकते हैं क्रश। वो उसे दूर से देखता है, उसके बारे में सोचता है। वो उपन्यास में बहुत ज्यादा सामने नहीं आती, लेकिन स्टीफन के मन में वो पवित्रता, सुंदरता और शायद एक दबी हुई इच्छा का प्रतीक बन जाती है। मतलब वो उसकी कला के लिए एक प्रेरणा भी है। प्रेरणा भी है, और उसके अंदर जो द्वंद्व चल रहा है, स्त्री, पवित्रता, शारीरिक इच्छा को लेकर, उसे भी दिखाती है। वो एक ख्याल ज्यादा है, असलियत कम। और स्कूल के पादरी और शिक्षक, उनका क्या रोल है? उनका रोल बहुत बड़ा है। वो उस वक्त के आयरिश कैथोलिक समाज की सत्ता, उसके नियंत्रण को दिखाते हैं। वो जो नरक का डर दिखाते हैं, पाप स्वीकारोक्ति का दबाव बनाते हैं, वो सब स्टीफन की संवेदनशील सोच पर गहरा असर डालता है। डर और अपराध बोध। हाँ। और स्टीफन दिमागी तौर पर तो उनकी बातों पर सवाल उठाता है, लेकिन भावनात्मक रूप से उस अपराध बोध से काफी वक्त तक जूझता है। इन पादरियों और शिक्षकों से उसकी बहस, उसका संघर्ष, ये उसके बौद्धिक विकास और विद्रोह को दिखाता है। ये वो संस्थाएं हैं जिनके खिलाफ उसे अपनी पहचान बनानी है। तो ये सब किरदार असल में बड़ी ताकतों के प्रतीक हैं जिनसे स्टीफन लड़ रहा है। अच्छा, अब जरा उपन्यास के मुख्य विषयों, थीम्स पर आते हैं। कौन से बड़े मुद्दे हैं इसमें? एक तो साफ है, पहचान की खोज, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मैं कौन हूं वाला सवाल। बिल्कुल, ये तो सेंट्रल थीम है, और इसी से जुड़ा है धर्म और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच का तनाव। उपन्यास कैथोलिक चर्च पर, खासकर पाप और अपराध बोध की धारणा पर काफी तीखी नजर डालता है। स्टीफन का अनुभव ये दिखाता है कि कैसे जो स्थापित धार्मिक नियम हैं, वो व्यक्ति की उड़ान में बाधा डाल सकते हैं, कैसे वो डर और शर्मिंदगी से नियंत्रण करते हैं। ये सिर्फ कैथोलिक धर्म की बात नहीं लगती है ना, मतलब किसी भी तरह की कट्टर सोच। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, ये संघर्ष यूनिवर्सल है। किसी भी तरह का डॉगमा, हठधर्मिता और व्यक्ति की अपनी अंतरात्मा की आवाज। फिर एक और बहुत जरूरी थीम है, कला और रचनात्मकता। हाँ, कलाकार बनने का फैसला। स्टीफन के लिए कला सिर्फ कोई शौक या सुंदरता की चीज नहीं है, वो उसके लिए मुक्ति है, सैल्वेशन है। अच्छा। अपनी सच्चाई को कहने का एकमात्र तरीका। वो भाषा को, शब्दों को गढ़कर दुनिया के सामने अपनी बात रखना चाहता है। कला उसके लिए एक तरह की स्पिरिचुअल क्वेस्ट बन जाती है, धर्म का विकल्प। दिलचस्प। और राष्ट्रवाद का क्या? आयरलैंड में उस वक्त ये भावना बहुत मजबूत थी। हाँ, राष्ट्रवाद बनाम व्यक्तिवाद, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। उस दौर में आयरलैंड अपनी पहचान और आज़ादी के लिए लड़ रहा था। स्टीफन के आसपास कई लोग, उसके दोस्त भी, इस भावना से भरे हैं, लेकिन स्टीफन धीरे धीरे इसे भी एक जाल की तरह देखता है। जाल मतलब जो व्यक्ति की सोच को सीमित कर सकता है, उसे एक खांचे में फिट करने की कोशिश करता है। वो कलात्मक स्वतंत्रता को किसी भी सामूहिक पहचान से ऊपर रखता है, चाहे वो धर्म की हो या राष्ट्र की। उसका मानना है कि कलाकार को इन सब से ऊपर उठना चाहिए। ये तो उस समय काफी अलग सोच रही होगी। बिल्कुल, काफी साहसी और शायद विवादास्पद भी। अच्छा, अब थोड़ा वापस स्टाइल पर आते हैं। वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाली बात, उसे पढ़ना कैसा होता है? क्या पाठक के लिए मुश्किल होता है? देखिए, ये एक अलग ही अनुभव है। कोई सीधी सादी कहानी नहीं है। ये तकनीक आपको सीधे स्टीफन के दिमाग की उथल-पुथल में ले जाती है। विचार, यादें, अधूरी बातें, बाहर की आवाजें, एहसास, सब एक साथ, जैसे असल में हमारे मन में होता है। हाँ, मन में तो ऐसे ही चलता है सब कुछ। तो शुरू में ये थोड़ा बिखरा हुआ लग सकता है,
मुश्किल भी, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है कि क्या हो रहा है। कोई नैरेटर नहीं। हाँ, लेकिन धीरे धीरे आप पात्र की लय पकड़ने लगते हैं और ये आपको किरदार से बहुत गहराई से जोड़ देता है। एक और बात है, भाषा भी बदलती है। भाषा बदलती है? कैसे? स्टीफन की उम्र और उसकी मानसिक स्थिति के साथ। बचपन की भाषा सरल है, सेंसरी है, युवावस्था में वो ज्यादा जटिल, बौद्धिक, फिलोसॉफिकल हो जाती है। अच्छा, तो पाठक उसके विकास को भाषा के जरिए भी महसूस करता है। बिल्कुल, सीधे तौर पर। इसे बिल्डुंग्सरोमान भी कहते हैं ना? ये क्या होता है? हाँ, बिल्डुंग्सरोमान ये एक जर्मन शब्द है। इसका मतलब है गठन का उपन्यास या विकास का उपन्यास। ये वो जॉनर है जो नायक के बचपन से युवावस्था तक के सफर को दिखाता है, उसका नैतिक, मानसिक, भावनात्मक विकास। जैसे हम सब बड़े होते हैं, सीखते हैं, बदलते हैं। हाँ बिल्कुल, ये हम सबके बड़े होने की कहानी का एक साहित्यिक रूप है। और ए पोर्ट्रेट इसका एक क्लासिक उदाहरण है। हम स्टीफन को एक डरपोक बच्चे से एक स्वतंत्र सोच वाले विद्रोही कलाकार बनते हुए देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन इसमें कुछ अलग भी है शायद। हाँ, जॉयस यहां भी थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं। आमतौर पर बिल्डुंग्सरोमान का अंत होता है नायक के समाज के साथ एक तरह के समझौते पर। वो समाज में अपनी जगह बना लेता है। अच्छा। लेकिन स्टीफन का अंत समझौता नहीं, पलायन है। वो समाज से, देश से, परिवार से दूर जा रहा है। उसका भविष्य तय नहीं है, अनिश्चित है। तो ये दिखाता है कि पहचान बनाना कितना मुश्किल और अकेला सफर हो सकता। बिल्कुल, खासकर जब आप स्थापित मान्यताओं से टकराते हैं। ये कोई आसान जीत की कहानी नहीं है। तो अगर हम इस पूरे उपन्यास का सार निकालें, एक निचोड़, वो क्या होगा? क्या मुख्य संदेश है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा संदेश यही है कि सच्ची पहचान, सच्ची आज़ादी वो बाहरी दबावों से मुक्त होकर ही मिलती है। चाहे वो दबाव धर्म का हो, परिवार का हो, देश का हो। और खासकर एक कलाकार के लिए अपनी आत्मा की आवाज सुनना और उसे ईमानदारी से कहना, यही सबसे बड़ा काम है, भले ही इसके लिए अकेले क्यों ना पड़ना पड़े। तो पहचान विरासत में नहीं मिलती, उसे कमाना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, ये एक लगातार चलने वाला संघर्ष है और ये आधुनिक इंसान की कहानी है, जहाँ पुरानी सारी निश्चितताएं टूट रही हैं और व्यक्ति को खुद अपने मायने खोजने हैं। तो हमने देखा कि ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं है। ये कहीं ज्यादा गहरी, जटिल और कहीं कहीं दर्दनाक कहानी है। आत्मखोज की, कलात्मक चेतना के जागने की और उन बंधनों से आज़ादी की जिनसे समाज हमें जाने अनजाने बांधता है। हाँ, और ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। इसमें शक है, अपराध बोध है, अकेलापन है। जेम्स जॉयस का वो लिखने का अनोखा अंदाज, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, और ये विषय पहचान, धर्म, कला, राष्ट्रवाद, ये आज भी उतने ही रेलेवेंट लगते हैं। बिल्कुल, ये सवाल हमेशा रहेंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की क्या कीमत है? क्या अपनी सच्चाई के लिए समाज के खिलाफ जाना जरूरी है? और ये भी समझना जरूरी है कि ये लड़ाई सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी चलती है। अपनी जड़ों से पोषण लेना और फिर उनसे आज़ाद होकर अपना रास्ता बनाना, ये अक्सर एक मुश्किल प्रक्रिया होती है। हाँ, कुछ पीछे छूटता भी है। बिल्कुल। और चलिए, सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकें। स्टीफन डेडलिस को अपनी कलात्मक पहचान के लिए आयरलैंड, धर्म, परिवार, इन सबसे विद्रोह करना पड़ा। तो क्या एक कलाकार का बनना या अपनी सच्ची पहचान पाना हमेशा स्थापित सामाजिक और धार्मिक ढांचों के खिलाफ एक तरह के विद्रोह से ही होता है? अच्छा सवाल है। क्या कला हमेशा एक विद्रोही काम ही होती है, या ये सृजन और शायद सामंजस्य का रास्ता भी हो सकती है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।